हेलो डियर। क्या हाल है आपके भाई? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही होगी। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं भाई मेंसुरेशन 3D के मिसलेनियस क्वेश्चंस, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो नॉर्मल से थोड़े से हटके हैं या पहले किसी भी टाइप के अंदर इनको इंक्लूड नहीं कर पाया मैं, उन टाइप से रिलेवेंट नहीं थे। अलग से क्वेश्चन जो बचे कुछ क्वेश्चन है वो मिक्स एक वीडियो के अंदर कर लेंगे, ठीक है। तो इनके अंदर अलग से कोई कंसेप्ट नहीं है कि भाई अलग से मैं एक कंसेप्ट बताऊं। मैं क्वेश्चन के साथ साथ जिस भी कंसेप्ट के बताने की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बताता रहूँगा। आप पहले ट्राई करेंगे हर एक क्वेश्चन को। करो जी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स? किसके मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं? तो एक क्यूबॉइड के कितने वर्टेक्स होते हैं? क्यूबॉइड के वर्टेक्स होते हैं जी 12, सॉरी 8 एजिस बता गया है मैं। और ये याद नहीं रखना कि अच्छा याद रखा है क्या सर आपने इसके वर्टेक्स, नहीं, ये मन ही मन में मैंने ऐसे क्यूबॉइड को सोचा है। जिस रूम के अंदर आप बैठे हो वो भी एक क्यूबॉइड है, और फिर मैंने ऐसे मन ही मन में देखा है कि चार तो नीचे हैं, ये चार रहे जो आपके फर्श के चार कोने हैं, और एग्जैक्टली सेम चार कोने जो आपकी छत के हैं। तो टोटल 8 वर्टेक्स हैं एक क्यूबॉइड के, ठीक है जी। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म के, अच्छा प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म ये क्या मतलब? अच्छा तो हाँ ट्रायंगुलर, मैं सोच रहा कि बेस तो बताया ही नहीं, ठीक है। ट्रायंगल है तो नीचे 3 होंगे, 3 ऊपर होंगे तो ये 6 हो जाएंगे। कैसे मैं आपको बताऊंगा, यानी कि हम डायरेक्टली ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। ये बताना चाह रहा हूँ, हेक्सागोनल पिरामिड के 6 नीचे होंगे, एक ऊपर होगा, तो इसके 7 होंगे भाई। और टेट्राहेड्रोन के 4 फेस हैं तो 4 इसके होंगे। टेट्राहेड्रोन है ना, 4 हो जाएंगे, ठीक है। 3 नीचे और एक ऊपर, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए घनाभ, ठीक है। अब मैं एक एक करके बनाता हूँ। ट्रायंगुलर प्रिज्म यानी कि एक ऐसा प्रिज्म जिसका बेस जो है वो ट्रायंगल है, ये। हेक्सागोनल पिरामिड यानी कि एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस जो है वो हेक्सागन है। टेट्राहेड्रोन, टेट्रा यानी कि 4, चतुष, फलक यानी कि फेस, जिसके 4 फेस हैं। तो 4 फेस होते हैं एक ऐसे पिरामिड के जिसका बेस एक ट्रायंगल है, इसके 4 फेस हैं। ये सब हम पहले कर चुके हैं। इसके कितने वर्टिसेस हैं? 3 तो नीचे होंगे मेरे भाई और 3 ऊपर होंगे, 6 हो गए। इसके कितने हैं? बेस हेक्सागोनल है तो नीचे 6 है। अगर ये प्रिज्म होता तो ऊपर भी 6 होते, तो 12 हो जाते, 3 और 3 6। अगर ये पिरामिड है तो नीचे 6 हो गए, ऊपर वाला 1 जोड़ दो, सिंपल। दिमाग में हम ये कर सकते हैं थोड़ा सा सोच के। 7, ये एक पिरामिड है, 3 नीचे हो गए और चौथा यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ फेसेस? कम से कम फेस। एक क्यूब के 6 फेस होते हैं, एक कोन के 2 फेस होंगे। यहाँ पर कई बच्चों को डाउट होएगा कि कोन के 2 फेस कैसे हैं, बताता। एक तो कर्ड सरफेस हो गया, एक नीचे वाला हो गया। ट्रायंगुलर प्रिज्म, प्रिज्म है तो 3 तो ये और 3 और 2 5 हो गए भाई। और स्क्वायर पिरामिड तो 4 चारों तरफ, एक 5 हो गया। यानी कि हम मेंटली ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं और आंसर मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन बी। अब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में सिर्फ हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे क्यूब के 6 फेस हैं, ये तो क्लियर है। कैसे सर? आजकल तो लूडो भी फ़ोन में आ गया, कोई भी फिजिकली नहीं खेल रहा। लूडो के ऊपर 6 नंबर होते हैं, वो एक क्यूब ही तो होता है। इसके तो 6 फेस हो गए टोटल, ठीक है। एक कौन जो है, कौन के हम एग्जैक्टली फेस नहीं बोलेंगे, सरफेसिस बोल सकते हैं, बट एग्जामिनर ने ऐसा किया है एग्जाम में, इसी को उत्तर माना है, और वैसे सेंस भी इसी की बन रही है। अदरवाइज इसके चारों तरफ जो फेसिस हैं उनको आप इनफाइनाइट तो नहीं मानोगे। ये एक सरफेस है, फेस नहीं है। फेस एक ऐसी चीज होती है कि जिसके ऊपर मैं चीज को रख दूं। ये एक फेस है, इसके नीचे क्यूब को रख दिया। अब इसके ऊपर जब आप रखोगे कौन को तो पूरा तो नहीं होएगा, बट अगर वो हमें पूछेगा सिलेंडर के कितने फेस हैं तो हम 3 बताएंगे। अपने एग्जाम में एग्जामिनर ऐसे मान रहा है, ठीक है।
एक फेस तो ये चारों तरफ हो गया और एक फेस ये हो गया, तो टोटल कितने फेस हो गए? 2 फेस हो गए। ऐसे ही ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो यानी कि एक ऐसा प्रिज्म जिसके नीचे ट्रायंगल है और ऐसे प्रिज्म है, ऊपर भी सेम फेस है, तो इसके कितने हो गए भाई? इसके 5 हो गए। साफ साफ दिख रहे हैं? एक ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला, 3 चारों तरफ, तो टोटल 5 हो गए। स्क्वायर पिरामिड, तो ये स्क्वायर पिरामिड है मेरे भाई। 4 तो चारों तरफ हो गए, एक नीचे हो गया, 5 हो गए। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाओ, ये बताओ। 3 identical cones with base radius r are placed on their bases so that each is touching the other two। हर एक जो है बाकी के 2 को टच कर रहा है। The radius of the circle drawn through their vertices, उनके vertices के थ्रू जो सर्कल ड्रॉ होएगा उसका रेडियस बताओ। बताओ। तो 3 कोन है, आइडेंटिकल कोन है, एक जैसे कोन है, तो उनको कैसे रखा गया? एक दूसरे को टच करते हुए, यानी कि अगर आप उनके बेसिस को देखोगे तो ऐसे रखा गया है। ये उनके, अगर आप बेसिस को देखोगे 2D के अंदर तो ऐसे दिखेगा। उनके बेस जो कोन है उसके बेस पर सर्कल होता है, उनको ऐसे रखा गया। अब अगर मैं आपको 3D में दिखाऊं तो कुछ ऐसे रख दिया, ईच इज टचिंग द अदर टू। पता नहीं है मैं इमेजिन करवा पाऊंगा कि नहीं। समझ में आया? इसी को मैंने 3D में कर दिया। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो टॉप है ना, इनका टॉप, द रेडियस ऑफ द सर्कल ड्रॉन थ्रू देयर वर्टिसेस, ये इनके वर्टिसेस हैं, इनके थ्रू ड्रॉ किए गए सर्कल का रेडियस बताओ। तो बताओ, जो इनके ऊपर ये जो चोंच है, इनमें से जो सर्कल पास हो रहा है, सोचो। तो ये जो टॉप है ना, ये जो टॉप, ये एग्जैक्टली मैंने आपको क्या बताया, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एग्जैक्टली इस सर्कल के सेंटर के ऊपर है। इसका टॉप एग्जैक्टली इस सर्कल के सेंटर के ऊपर है। इस कोन का जो टॉप है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सीधा इसके सेंटर के ऊपर है, एग्जैक्ट बिल्कुल। तो ये ले लो या ये ले लो, ये ले लो या ये ले लो, ये ले लो या ये ले लो, यानी कि ऊपर वाले 3 ले लो या नीचे वाले 3 ले लो, बात एक ही है, एक ही जैसा सर्कल बनेगा। तो नीचे वाले 3 अगर मैं देखूं 2D में तो क्या मामला बन रहा है? जो नीचे जो सर्कल हैं इनके सेंटर्स लूं, यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है भाई। अगर रेडियस r है तो इसकी साइड है 2r, और एक ऐसे सर्कल का रेडियस जो इससे पास हो रहा है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल से, तो ये तो सर्कम सर्कल हो गया। ये तो एक ऐसा सर्कल हो गया जो ट्रायंगल के सारे वर्टिसेस के अंदर से पास हो रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल क्या होता है? साइड डिवाइडेड बाई √3, यानी कि 2r डिवाइडेड बाई √3, ये हो जाएगा। अगर नीचे जो कोन का जो बेस है उसका रेडियस r है, तो इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा भाई साहब 2/√3r, यानी कि नीचे जो सर्कल बन रहा है और ऊपर जो सर्कल बन रहा है वो एक ही बात है। ये और ये एक ही बात है, ये सर्कल यही है। ये हवा में बना दिया एग्जैक्टली वहां पर, या आप नीचे बना लो। अब ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं आर से छोटा होगा, आर के बराबर होगा, आर से बड़ा होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2/√3 इंटू में आर। तो इसको आप देखोगे 1.73 इंटू में आर। तो ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है? दिस इज लेस देन, नहीं, ग्रेटर देन 1। नीचे 2 से छोटी वैल्यू है तो ये 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से बड़ी हो जाएगी वैल्यू, मतलब आर से बड़ी हो जाएगी वैल्यू। अगर छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते 3/4, 3/4 इंटू आर तो छोटा होता, 3/2 इंटू आर तो बड़ा हो जाता आर से, तो इट इज लार्जर देन आर। ये आर से बड़ा है। चौथा ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द कोन, कि कोन की हाइट पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा भाई। एक सर्कल है अपने पास, उसको कितनी ही ऊंचे उठाकर बना दो हवा में, उसका रेडियस थोड़ी चेंज हो जाएगा।
इसकी हाइट से तो क्या ही हो रहा है कि भाई कितनी ऊपर ये सर्कल बनेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। सर्कल का साइज तो डिपेंड कर रहा है इनके जो रेडियस है उनके ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ो। तो बिकॉज अब ये क्वेश्चन देखो आप, आपको क्या लग रहा है, देखो एक भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो रिलेवेंट होगा, मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, बट मैं ये बता रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन आपके सामने पहली बार भी आए तो आपको कर लेना चाहिए, या फिर नहीं भी किया तो एटलीस्ट ये नहीं लगना चाहिए कि इसमें तो कुछ भयंकर ही नया है, कुछ ऐसा है जो हम नहीं कर सकते थे। आपको स्ट्राइक ना हो कोई चीज़ कि यार ये कैसे होगी, वो समझ में ना आए, वो अलग बात है। लेकिन आप ये सोचो कि ये तो स्ट्राइक हो ही नहीं सकता था, ये तो कंसेप्ट मैंने पढ़ा ही नहीं, वो गलत बात है इस क्वेश्चन में, है ना। इतनी कैपेबिलिटी तो अब तक हम डेवलप कर चुके हैं ना। ठीक है भाई। अदरवाइज ऑफ कोर्स क्वेश्चन एक बार भी नज़र आएगा या उसके नज़र आने की संभावना है, कोर्स के अंदर है वो। मैं इस चांस पर नहीं छोड़ रहा कि भाई तुम वहां पर जाकर दिमाग लगाओगे, बट वो कैपेसिटी तो डेवलप करनी पड़ेगी ना हमें। क्वेश्चन तो एक भी बाहर से नहीं आएगा, एक भी मतलब एक भी। ए रिजर्वायर इज सप्लाइड वाटर बाय ए पाइप 6 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक पाइप है, उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी पाइप्स ऑफ 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर। एक पाइप का डायमीटर है भाई 6 सेंटीमीटर, और ये बोल रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर की कितनी पाइप चाहिए होंगी टू डिस्चार्ज दी सेम क्वांटिटी सपोजिंग द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज सेम। एक पाइप में से कितना पानी निकल रहा है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। जो वाटर क्वांटिटी जो इस पाइप से बाहर आ रही है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बताओ, सोचो। वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। मान लो ये पाइप भरी आ रही है, अब अगर आप ये बोलोगे एक पाइप है इसमें से पानी आ रहा है इतना सा, ऊपर हवा है, तो मतलब अब क्या ही बताऊं। अब इस पाइप को चाहे इतना चौड़ा कर लो, जब पानी ही उतना ही आना है तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब पाइप भरी आ रही हो तब की मैं बात कर रहा हूँ, कि एक पाइप भरी चल रही है उसमें से कितना पानी निकलेगा, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि पाइप का ये जो मुंह है इसका एरिया कितना है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसको, क्रॉस सेक्शन। या फिर ऐसे टर्म्स को नहीं रटना हमने, हमने ये देखना है कि मुंह कितना चौड़ा है, इसका मुंह कितना चौड़ा है। ये कल को वैसी पाइप भी हो सकती है जिसका मुंह क्यूब उस जैसा है, स्क्वायर जैसा, रेक्टेंगल जैसा। गुणा में पानी की स्पीड कितनी है, इन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, कितनी तेजी से पानी आ रहा है, और जो पाइप भरी आ रही है उसका मुंह कितना चौड़ा, जितना चौड़ा मुंह उतना ज़्यादा पानी आएगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर जिन पाइपों को कंपेयर कर रहे हैं उनके डायमीटर के बारे में उसने आपको बताया, तो डायमीटर हो या रेडियस हो उनका रेशियो तो सेम ही होएगा। एक उसने बता दिया 6 है डायमीटर, एक 1.5 है, तो अगर ये 6.0 है तो 15 एकम 15, 15 चौके 60। डायमीटर का रेशियो या फिर रेडियस का रेशियो है 1:4। लेकिन क्या हमें इनके रेडियस का रेशियो कंपेयर करना है, ना 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 ना। दो पाइप्स में कितना पानी आ रहा है ये डिपेंड कर रहा है उनके पाइप का जो मुंह है उसका एरिया कितना है, यानी कि एरिया ऑफ दिस सर्कल जिसका रेडियस का रेशियो हमें पता है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है। तो एरिया का रेशियो हो जाएगा 16:1। जिस पाइप का रेडियस 4 गुना है, एक छोटी सी पाइप है एक मोटी सी पाइप है, अगर इसका रेडियस 4 गुना है भाई साहब, रेडियस इसका 4 गुना है, तो इसका जो एरिया है सर्कल का फेस का वो 16 गुना हो जाएगा। ये नहीं है कि ऐसी ऐसी 4 पाइप चाहिएंगी, इसका एरिया 16 गुना है इसके मुंह का, बड़ी पाइप का। तो छोटी छोटी 16 पाइप लगेंगी जब इसका कॉम्पीट कर पाएंगे इसको। तो क्या बोल रहा है कितने पाइप लगेंगे भाई, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। बताया जाए। 3 cockroaches A, B and C decide to take a race from one corner of a room to the diagonally opposite corner of the room। 3 कॉकरोच है, ओगी एंड द कॉकरोचेस देखा आपने कभी, उसमें 2 हैं या 3 है, पर चलो जो भी है।
या तो 3 कॉकरोच मान लेते हैं, वो रेस लगा रहे हैं। ए कैन फ्लाई, ए कॉकरोच मतलब इतनी तगड़ी चीज़ है, वो उड़ सकता है बट उड़ता नहीं है। एक आध बार तो उड़ता मैंने देखा है, घिन सी आती है उसमें से। अगर वो उड़ने लगे तो मेरे को तो ये लगता है यार, है कॉकरोच का ये डर नहीं लगता मेरे को तो पर्सनली, कि डर लगने का मतलब ये नहीं कि मैं चिल्लाता हूँ देखते ही। ये डर नहीं लगता कि वो काट लेगा, पता नहीं वो काट भी सकते हैं कि नहीं। ये डर लगता है ये टच ना कर दे कहीं पर, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आया यार। रोए खड़े हो जाते हैं मेरे तो कि भाई मारने से पहले, मतलब गंदा बहुत होता है कॉकरोच। तो वो उड़ने लगे तो मतलब हद ही हो जाएगी। ए कैन फ्लाई, ए कॉकरोच है वो उड़ सकता है। बी कैन वॉक एनीवेयर, बी कहीं पर भी वॉक कर सकता है, दीवारों पर वॉक करवा लो उससे, फर्श पर वॉक करवा लो, छत पर वॉक करवा लो, ठीक है जी। सी कैन वॉक ओनली अलोंग दी एजिज, सी जो है सिर्फ एजिज के अलोंग वॉक कर सकता है, ओके सी। इफ ऑल ऑफ देम रीच द डेस्टिनेशन एट द सेम टाइम, ये सेम टाइम पर पहुंचे हैं, ठीक है। बाई टेकिंग द स्मॉलेस्ट पाथ, स्मॉलेस्ट पाथ लिया है पॉसिबल फॉर देम, छोटे से छोटे रास्ते से जाना चाहते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड्स, है तो हमने उनकी स्पीड्स का रेशियो बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ कि एक बंदा उड़ के जा सकता है जो ए है, तो वो कहाँ से जाएगा? जो कॉकरोच ए है वो उड़ के जा सकता है, तो मान लो उन्होंने रेस लगाई है यहाँ से वहाँ तक, बोल दूँ एक ऐसे चला जाएगा, और हाँ यहाँ से वहाँ तक बोल देते हैं, या फिर ऐसे बोल दो, ऐसे बोलूँगा तो ये, चलो ऐसे बोल देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने रेस लगाई है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक जाएंगे। एक क्यूब है, उसके एक कोने से लेकर उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट कोने तक जाएंगे। तो जो उड़ के जाएगा वो तो ऐसे चला जाएगा ना, छोटे से छोटा पाथ। तो ये ए का पाथ है, ए का, कॉकरोच ए का। तो क्या लंबाई होगी इसकी? वही जो क्यूब का डायगोनल है, ओके सर। जो दूसरा बंदा है बी, वो कैसे जा रहा है? वो जा रहा है कहीं पर भी वो चल सकता है, बस उड़ नहीं सकता, यानी कि वो हवा में नहीं जाएगा। बीच में तो हवा है ना, जैसे ये चला गया, जो ए है ये चला गया, बीच में तो हवा है। वो जो बी है वो उड़ के नहीं जा सकता, वो चल के जाएगा, छोटे से छोटा पाथ। तो बताओ कैसे जाएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच, सोचो, यहां से यहां जाना है, तो देखो वो यहां से जाएगा ऐसे, वो इस दीवार पर जाएगा। अरे यार ऐसा बना दिया मैंने, पीछे वाला वो दिख ही नहीं रहा। चलो, ये यहां से इस दीवार पर जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। ये बी का रास्ता है, कैसे बताता हूं मैं आपको। अगर मैं इसको ओपन कर दूं, इस क्यूब को, ये वाला फेस है ए बी ई एफ, और ये वाला फेस है सी डी, सी डी। बिकॉज ये 3D में है, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये दो फेस हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, और बी सी डी ई, बी सी डी ई, ये दो फेस हैं। तो उसको, उस बंदे को क्या करना है? उसको यहां से लेकर यहां तक जाना है। अगर ये स्ट्रेट होता तो वो यहां से जाता है ऐसे, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होएगा ना। तो वो इसी तरीके से गया है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है जो बी ने फॉलो किया है। इसकी भी लंबाई हम निकाल सकते हैं क्या? क्यूब की एज को मैंने एक मान लिया, अगर मैं इसको एक मान लूंगा तो डायगोनल आप निकाल लोगे, इसकी लंबाई भी आप निकाल लोगे, ठीक है जी, निकाल लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो। एक और एक दो, ये पूरा दो हो जाएगा, और ये एक हो जाएगा, ठीक है। तीसरा बंदा कहाँ से गया है? तीसरा बंदे का कैसा रंग ले फिर हम? ब्लू ले लेते हैं। तीसरा बंदा सिर्फ एजिज पर चल सकता है, तो उसको यहां से लेकर यहां तक जाना है, ठीक है जी। तो उसको ऐसे कैसे भी भेज दो, शॉर्टेस्ट। एक एज तो वो ये कवर करेगा, एक एज ये कवर करेगा, और एक एज ये कवर करेगा। अगर इसकी लंबाई एक है तो ये टोटल 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। आप हो सकता है ऐसे भेज दो, 1 2 3, 1 2 3,
मिनिमम डिस्टेंस इसको 3 एजेस पर जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, एग्जैक्टली इसी के ऊपर है ना वो, तो 2 एजेस तो उसके लिए लग जाएंगी, कौन सी भी 2 ले लो भाई। और फिर इसको ऊंचाई भी चढ़नी है 1 यूनिट की, फिर तीसरी एज ये लेगा। ठीक है मेरे भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं उन्होंने पूछा क्या है। जस्ट ये मैं समझा रहा था कौन कहाँ से जा रहा है, कैसे हम देखेंगे। इनको सेम टाइम लगा पहुंचने में, तो अगर इनको सेम टाइम लगा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम जो है वो कांस्टेंट है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होता है। अगर कुछ बंदों को सेम टाइम लग रहा है तो जिसकी ज़्यादा स्पीड है वो उतनी दूर चला जाएगा, अगर सेम टाइम के लिए चल रहे हैं तो ये सेम टाइम में पहुंच रहे हैं, तो जो बंदा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आया है सेम टाइम में, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी ना, वो ज़्यादा दूर ट्रैवल करके आ गया। तो जिसने जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना ही ज़्यादा उसका स्पीड है। तो सिर्फ हमने इनके डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो इक्वल होता है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। आप सिर्फ रेशियो मानो कि डिस्टेंस रेशियो इज इक्वल टू स्पीड रेशियो। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस रेशियो, ऐसे स्पीड को ऐसे हटा दो कांस्टेंट, डिस्टेंस रेशियो इज इक्वल टू टाइम रेशियो। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो बीच में इक्वल नहीं आ रहा, तो इनका रेशियो इनवर्स है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो इनवर्स है। इसको कांस्टेंट मान लो, खत्म कर लो, तो टाइम इधर आ जाएगा 1/t, तो स्पीड का रेशियो इज इक्वल टू 1 टाइम का रेशियो, यानी कि रेशियो इनवर्स है। ठीक, ओके जी। तो इनके डिस्टेंस का रेशियो निकाल दूं भाई। ए कितने यूनिट चलेगा? ए चलेगा भाई, ए बी सी का रेशियो निकाल रहे हैं। ए चलेगा √3 यूनिट, सीधा उड़ के आ जाएगा डायगोनल। और बी कितना चलेगा? ऐसे आ रहा है, देखो ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये हो जाएगा √5। पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने, तो बी चलेगा भाई √5 और सी आएगा ऐसे 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करके। ये इनके द्वारा ट्रैवल किए गए डिस्टेंस का रेशियो है, यही इनके द्वारा ट्रैवल की गई, यही इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा। कहीं पर है क्या? ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। वैसे नहीं, आसानी था वैसे, बस किसी को अगर मुश्किल लगेगा तो उसके लिए तो समझाना ही है ना। अदरवाइज ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन मुश्किल हो, विचित्र जरूर था, मुश्किल नहीं था, सोचने लायक तो ऑफकोर्स था। देर आर 6 फेसेस इन ए क्यूब। राजीव फिक्स 1 क्यूब ऑन ईच ऑफ द फेसेस। क्यूब में 6 फेस हैं। राजीव ने क्या किया? हर एक फेस पर एक क्यूब चिपका दिया। डायमेंशंस ऑफ ऑल द क्यूब्स आर सेम। सभी क्यूब्स की डायमेंशन सेम है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड सॉलिड टू द एरिया ऑफ द सिंगल क्यूब? तो इधर 5 चिक्के 30/6, 5:1 इज द आंसर। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, आप ही इतनी ही जल्दी निकालोगे फॉर श्योर। देखो सिचुएशन समझ लेते हैं है क्या। ये एक क्यूब है, तो क्या हुआ, एक बंदे ने ये किया कि ठीक ठाक दिख रहा है, उसने इसके 6 फेस हैं क्यूब के, तो हर एक फेस पर एक क्यूब चिपका दिया उसने। एक तो इस फेस पर चिपका दिया, आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक तो इस फेस पर चिपका दिया, दिख गया, इस साइड पर, एक इस साइड पर चिपका दिया, इधर भी एक क्यूब चिपका दिया उसने, उसने इधर भी एक क्यूब चिपका दिया नीचे की तरफ, नीचे की तरफ भी एक क्यूब चिपका दिया, ऊपर की तरफ भी एक क्यूब चिपका दिया, इधर भी एक क्यूब चिपका दिया। तो कुल मिलाकर मुझे एक बात बताओ, उसने कितने क्यूब चिपका दिए इस तरह के? इस व्हाइट वाले क्यूब के 6 फेस हैं, तो ऐसे ऐसे 6 क्यूब होंगे ना, 6 क्यूब, हर एक फेस पर एक। ओके जी। तो और हर एक क्यूब के कितने फेस दिख रहे हैं? ये जो ऑरेंज वाले क्यूब है जो चिपकाए गए, सर एक फेस तो इसके साथ चिपका दिया, दिख नहीं रहा, टोटल 6 फेस होते हैं, तो 5 फेसिस दिख रहे हैं, 5 फेसिस पर क्यूब विजिबल हैं, दिख रहे हैं। हर एक क्यूब के 5 फेस, यहां पर भी एक क्यूब चिपका दिया सामने, उसके भी 5 फेस दिख रहे हैं क्योंकि एक चिपक गया। तो ये बोल रहे हैं कि नया जो शेप बना है
उसका जो सरफेस एरिया है, तो नई शेप में टोटल 6 क्यूब हैं, है ना। जो नई शेप है उसमें टोटल 6 क्यूब हैं और हर एक के 5 फेस विजिबल हैं, तो टोटल 30 फेस दिख रहे हैं। और जो पुरानी शेप थी वो सिर्फ एक ही क्यूब था जिसके 6 फेस दिख रहे थे। तो एक तो 6 फेस दिख रहे थे, एक 30 फेस दिख रहे हैं, तो 5:1 हो जाएगा ना एरिया। जितने फेस, सारे फेस का एरिया बराबर है, तो वही एरिया। आंसर इज ऑप्शन सी। अब आप ये विजुअलाइज करके देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ। बनाने को इधर सामने ही बनाया जा सकता है, बट फिर आपको समझ नहीं आएगा। बना के देखो वैसे, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। नहीं आया ना मतलब। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन ट्राई करो भाई। एक क्यूब मीटर ऑफ कॉपर वेइंग 9000 kg, एक क्यूब मीटर यानी कि 1 मीटर क्यूब कॉपर का जो वजन है वो 9000 kg है, ये बता रहा हूँ। ठीक है भाई। इज रोल्ड इन टू ए स्क्वायर बार, एक स्क्वायर बार इसकी बना दी। स्क्वायर बार 9 मीटर लॉन्ग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बार यानी कि एक रोड, एक छड़ बना दी उसने ऐसे, उसका फेस स्क्वायर जैसा है और वो 9 मीटर लंबी है ऐसे, वो ऐसे 9 मीटर लंबी है। ठीक है। इसका वो हमें नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, तो मैंने ए मान ली। स्क्वायर है ना, ए और ए मान ली। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। ऐसा कुछ है मामला। हाउ मच डज द क्यूब वे, क्या बोल रहा है उसने? एन एग्जैक्ट क्यूब इज कट ऑफ फ्रॉम द बार। तो इस बार से एक एग्जैक्ट क्यूब काट लिया। तो अगर आप एक एग्जैक्ट क्यूब काटोगे तो कैसे काटोगे बताओ? तो आप ऐसे काटोगे ना कि ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो एक क्यूब कटेगा जिसकी साइड है ए। ओके जी। ठीक है, तो मुझे ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू कैसे मिलेगी? मुझे इतना पता है कि 1 मीटर क्यूब मामला था टोटल। उसका वजन भले ही 9000 kg हो, जितना ही वजन है, वॉल्यूम कितना था? 1 मीटर क्यूब। उस 1 मीटर क्यूब को पिघलाकर ये शेप दी गई है, यानी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 एंड ए इज इक्वल टू 1/3 मीटर। ये 9 इधर आएगा, ए की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। तो ठीक है जी, ए की वैल्यू 1/3 हो गई। अब देखो आगे, देखो सोचो। करने को आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 1/27 मीटर क्यूब का कितना वजन होगा अगर 1 मीटर क्यूब का इतना वजन है तो। ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ये बार 9 मीटर लंबी है, अगर ये बार 9 मीटर लंबी है तो वजन है 9000 kg। ये 1 मीटर आयरन जो है उसी को पिघलाकर ऐसे किया था, उसका वजन है 9000 kg, तो ये गुणा में 1000 है। तो अगर ये बार 1/3 मीटर लंबी होगी तो गुणा में 1000 कर दो, तो इसका वजन हो जाएगा 1000/3 इस kg। खत्म। कहाँ है? ये रहा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे भाई, सेकंड वे से कर लेते हैं कि अगर ए की वैल्यू हमें ये पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 9000 kg, तो ए की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो 1/27 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब में इतना वजन है तो 1/27 में होएगा इतना। 3 3 9, 3 में अच्छा 9 ही था, 9 3 27 कर लेते हैं। 9 एकम 9, 9 3 27, 1000/3। ठीक है, आगे बढ़ूं। देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स इन ए क्यूबॉइड। तो एक बार तो ये समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। समझो, परपेंडिकुलर प्लेन्स का क्या मतलब है भाई? परपेंडिकुलर प्लेन का मतलब है, देखो इस फिगर को देखो तब समझ में आएगा। प्लेन का क्या मतलब है? प्लेन का मतलब है आपकी नोटबुक का जो पेज होता है उसको हम बोलेंगे प्लेन, यानी कि एक समतल सरफेस।
ठीक है, तो ऐसे समतल सरफेस कितने हैं इसमें, समतल सरफेस, तो जो इसके फेसिस होते हैं, फेस जो फलक हैं वो प्लेन हैं, तो परपेंडिकुलर प्लेन्स कितने हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो ऊपर जो प्लेन है, ये वाला, ये और ये वाला जो प्लेन है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आप बोलोगे सर कैसे, क्योंकि ये वाला प्लेन है ऐसे और ये वाला प्लेन है ऐसे, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना ये, यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहे हैं ना। तो जब भी दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो वो जब भी आपस में मिल रहे होंगे वो एक एज बना रहे होंगे। हिंट दे दिया मैंने, अब बताओ, वो एज बना रहे होंगे एक दूसरे के साथ। यानी कि आप किसी भी एज को पकड़ोगे ना, वहां पर दो प्लेन परपेंडिकुलर एक दूसरे को टच होते हुए मिलेंगे। आप इस एज को पकड़ लो, एक तो ये वाला प्लेन है, एक ये वाला प्लेन है। आप इस एज को पकड़ लो, एक ये वाला प्लेन है, एक नीचे वाला प्लेन है। तो हर एक एज पर, हर एक कोर पर दो प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ऐसे ऐसे। जो आपकी दीवार है एक तरफ की और जो आपकी छत है वो परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के, प्लेन है वो और वो परपेंडिकुलर है। तो वो जहां पर भी टच कर रहे हैं ऐसे, वो एक एज है, वो एक कोर है। तो जितनी भी एज हैं उतने ही परपेंडिकुलर प्लेन के पेयर्स हैं। तो कितनी एज होती हैं, एज होती हैं जी 12। 4 तो ऊपर हो गई, 1 2 3 4, 4 नीचे हो गई और 4 ये खड़ी वाली हो गई। तो आंसर इज जितनी भी एज हैं वो। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, कहीं पर भी कैटेगराइज नहीं हो रहे थे, तो एक तरफ डाल के मैं आपको करवा रहा हूँ, डरना नहीं है इनसे। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है भाई। ए वायर ऑफ डायमीटर 5 mm इज वाउंड अराउंड इट, वाउंड, वाइंड कर दी गई है? ऐसे बोलते हैं मोटर की वाइंडिंग करा गया, वो लापता लेडीज में भी बोल रहा है, मोटर की बाइंडिंग बोल रहा था वो, ऐसे था ना, मेरे ख्याल वाइंडिंग होती होगी। जब तार ऐसे चारों तरफ लपेटी जाती है, मोटर में भी कॉपर वायर लपेटी जाती है, उसको वाइंडिंग बोलते होंगे, वाइंडिंग करती। ठीक है, तो एक तार लपेट दी गई है सिलेंडर के चारों तरफ, सो एज टू कवर इट कम्प्लीटली, कम्प्लीटली कवर कर दिया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड। तो पहले हुआ क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। ये एक सिलेंडर है, ठीक है जी, ताकि आप भी दिमाग लगा पाएँ। इसके चारों तरफ मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे तार इसके चारों तरफ ऐसे घुमा के मैंने इसको पूरे को ऐसे कवर कर दिया, बिल्कुल कवर, ऐसे मैं करता गया, पूरा कवर कर दिया चारों तरफ घुमा के। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड। तो वायर की जो लेंथ यूज हुई है वो कितनी है। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैंने ये ऐसे कवर किया तो मैंने कौन सा एरिया कवर किया है, मतलब कौन से सरफेस को कवर किया है। वो है कर्व्ड सरफेस एरिया, पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया को मैंने कवर कर दिया, पूरे टोटल सरफेस एरिया, ऊपर और नीचे तो नहीं किया ना, वो तो अभी खोखला है, सिलेंडर के चारों तरफ किया, पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया को कवर कर दिया। और एक और बात बताओ, जब मैंने तार चिपकाई तो तार कैसी होती है, तार तो ऐसी होती है, ऐसे ऐसे मोटी सी। तो जब आप तार ऐसे इसके चारों तरफ करोगे तो तार कितनी जगह घेरेगी, तो तार घेरेगी जितनी भी उसकी चौड़ाई है उतनी जगह को कवर कर देगी, है ना भाई। जो भी इस तार का डायमीटर है उतनी जगह को छुपा देगी, और बाकी कितनी भी लंबी ले आओ तार, चौड़ाई में उतनी जगह को छुपा देगी। तो इसका डायमीटर भाई साहब 5 mm। तो कुल मिलाकर मैं ये देख लूं कि कितना एरिया कवर करना है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मैं सरकमफ्रेंस के रोल को भी ला सकता हूं बट उसकी जरूरत नहीं है। कितना एरिया मुझे कवर करना है, मुझे इतना एरिया कवर करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो इस सिलेंडर का है, जो कि कितना है, वो है 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इतना एरिया मुझे कवर करना है और एक तार से कवर करना है जिसकी चौड़ाई इतनी है और लंबाई कितनी है मुझे पता नहीं। आप इसको एज ए आप इसको एज ए सिलेंडर मत लो, इसको एज ए रेक्टेंगल लो। ऐसे आप ऐसे मानो कि एक रेक्टेंगल
जो है उससे कवर कर रहे हैं हम, और ये 5 mm है। सर रेक्टेंगल क्यों माने? क्योंकि इसने ये इसकी जगह एक 5 mm की पट्टी यूज़ करता तो भी ऐसे ही कवर हो जाता है। ये वायर यूज़ करनी ज़रूरी नहीं थी, बस वैसे ही कंफ्यूज कर रहा है आपको। ठीक है, तो इसकी लेंथ है वो निकालनी है। तो 5 mm चौड़ी और कितनी लंबी हो ताकि इतने एरिया को कवर कर दे? तो 5 लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू ये, तो L इज इक्वल टू 200। अब ये क्या है मामला, ये सेंटीमीटर में, ये mm में है, तो ये ठीक करना पड़ेगा। इसको मैं उसमें कर देता हूँ भाई सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 10 से डिवाइड कर देता हूँ, 5/10 यानी कि 1/2 सेंटीमीटर। तो अब सब कुछ सेंटीमीटर में आ गया। तो लेंथ इंटू हाफ इज इक्वल टू 1000, लेंथ इज इक्वल टू 2000 सेंटीमीटर, यानी कि 20 मीटर। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है? कैसे बताऊं, सोचने दो। आप ऐसे ही मानो मेरे पास एक तार है, इतनी मोटी तार है, ऐसे एक पाइप मान लो, पानी का पाइप है। जनरली अगर मुझे ये जो स्क्रीन है ये कवर करनी हो तो मैं किससे कवर करूंगा? अगर मुझे कवर करनी है, हम इस क्वेश्चन बनाने वाले की तरफ पागल थोड़ी हैं, हम तो एक पेपर से कवर कर लेंगे, पेपर की स्ट्रिप से ऐसे। लेकिन वो बोल रहा है मैं तो पाइप से कवर करूंगा। तो वो पाइप अगर मैं ऐसे प्लास्टिक का पाइप यहाँ पर रख रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कितने पाइप चाहिएंगे? तो एक इतना मोटा पाइप है चौड़ा, तो अगर वो मैं ऐसे रखूंगा तो जितनी भी उसकी टोटल डायमीटर है, जो चौड़ाई है, वो उतना ही इसको कवर कर देगा बस। तो वो बोल रहा है कितने लंबे पाइप की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मैं ये देख लूंगा ये पाइप जो है टोटल 5 mm चौड़ा है और ये टोटल कितना एरिया कवर करना है, उसके हिसाब से मैं लंबाई देख लूंगा, बाद में काट काट के यहाँ पर चिपका दूंगा। ऐसा कुछ मामला, मतलब एक सिलेंडर को ऐसे लपेट रहा है बट उसको यूज कर रहा है एज ए पट्टी, जैसे हम कारपेट बिछाते हैं रूम में, उस तरीके से यूज कर रहा है इसको, सिर्फ उसकी चौड़ाई यूज हो रही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। एग्जैक्टली उसी तरह का एक क्वेश्चन है। ए रिबन ऑफ इक्वल विड्थ एंड लेंथ L। अच्छा, रिबन सिलिंड्रिकल है क्या? हो या ना हो? ए रिबन ऑफ इक्वल विड्थ एंड लेंथ L, तो एक रिबन है, इसकी विड्थ इक्वल यानी कि यूनिफॉर्म विड्थ लिखना था, और L है मेरे, लेंथ है भाई साहब L। ठीक है, ये रिबन है यहाँ पर, इज रैप्ड अराउंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के चारों तरफ इसको रैप कर दिया गया। अब हाँ, अब की बार ये रिबन है, ये एक पट्टी है, अब की बार पाइप नहीं है। यही फर्क पड़ता है, उसी तरीके से क्वेश्चन होगा। अगर इसके चारों तरफ ऐसे इसको घुमा दिया गया तो मुझे एक बात बताओ कि कितना एरिया कवर किया गया है? पूरा एरिया जो कवर्ड है वो है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। ठीक है, इफ द बेस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर इज C, तो सिलेंडर के बेस का जो सर्कमफ्रेंस है वो C है। ठीक है भाई साहब, नो प्रॉब्लम। हाउ मेनी टाइम्स द रिबन वाज रैप्ड अराउंड द सिलेंडर। रिबन जो है वो कितनी बार रैप किया गया था, कितनी बार रैप किया गया था? तो एक बार सोचो, थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो, ये जो बेस है, अब की बार इसको आप ऐसे देखो, अब की बार थोड़ा सा अलग तरीके से देखो, करने को हम ऐसे भी कर लेंगे। इसका सरकमफ्रेंस है तो हमें इसका हाइट निकाल लेंगे क्या? वैसे मतलब थोड़ा सा वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसी तरीके से बता देता हूँ। इसको आप ऐसे देखो कि मैं इसको कवर कर रहा हूँ, तो रिबन का मैंने एक ऐसे एक पूरा घेरा इसके चारों तरफ मार दिया, एक पूरा घेरा ऐसे, फिर उसके ऊपर मैंने एक और घेरा मार दिया ऐसे रिबन का, फिर उसके ऊपर मैंने एक और घेरा मार दिया ऐसे रिबन का। जैसे औरतें जो है चूड़ियाँ पहनती हैं, ऐसे एक चूड़ी इसको पहना दी रिबन की बना के, एक और चूड़ी पहना दी, एक और चूड़ी पहना दी। तो ये जो एक चूड़ी है, इसका ये लंबाई कितनी है इसकी? इसकी लंबाई उसने बताई है कि जो बेस है उसका सरकमफ्रेंस है C, ये है C। ठीक है, और रिबन की लेंथ कितनी है? रिबन की लेंथ है L। अच्छा,
ए रिबन ऑफ इक्वल विड्थ एंड लेंथ एल, ठीक है, लेंथ एल है। देन हाउ मेनी टाइम्स द रिबन वाज रैप्ड अराउंड द सिलेंडर। तो अगर इसकी लेंथ एल थी, ठीक है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ऐसी ऐसी एन चूड़ियाँ पहनाई गई, ऐसी ऐसी एन चूड़ियाँ पहनाई गई। तो एक चूड़ी की लंबाई कितनी है, एक चूड़ी की लंबाई सरकमफ्रेंस वो है सी, और ऐसी ऐसी एन चूड़ियाँ पहनाई गई, ठीक है, ऐसी ऐसी एन चूड़ियाँ। तो इन सारी चूड़ियों ने मिलकर पूरे रिबन की लंबाई कितनी है, एल, तो दैट इज इक्वल टू एल। तो एन इज इक्वल टू एल बाई सी। मैं फिर से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, एक बार फिर से बताऊंगा मैं आपको, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल से हटके है। देखो ये बोल क्या रहा है, आप ऐसे मान लो आपके पास एक लंबा सा रिबन है, उसकी आपने एक चूड़ी बनाई और इसको पहना दी, उसकी एक और चूड़ी बनाई और इसको पहना दी, उसकी एक और चूड़ी बनाई और पहना दी। तो ये बोल रहा है कि एक चूड़ी बनाने में इतना लंबा वो जो भी आपके पास रिबन है वो यूज हुआ है, और टोटल जो आपके पास रिबन था उसकी लंबाई है एल। तो इन ए वे ये क्या बोल रहा है कि कितने ऐसे घेरे लगे तो कितनी चूड़ियां बनी। तो यार टोटल लंबाई एल थी, एक चूड़ी बनाने में सी लंबाई यूज हो रही है, तो एल बाई सी। तो क्या सर हम इसको याद रखेंगे, रट के रखेंगे? नहीं भाई, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही सोच के करेंगे, एग्जाम में ये आपको तंग करेंगे तो हम इसको स्किप करेंगे, सारे क्वेश्चन कर लेंगे, फिर टाइम बचा फिर सोचेंगे, ठीक है, क्लियर है? तो ये करो भाई, लास्ट क्वेश्चन है, ये करो। हाउ मैनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग एनी 3 वर्टिसेस ऑफ ए क्यूब। इसमें भी दिमाग लगेगा आपका, और ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टाइप का एक कंसेप्ट इसमें यूज होएगा, वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा जनरली, वहां पर हम वो कंसेप्ट कर रहे होते हैं। ये क्या बोल रहा है पता है? हाउ मैनी इक्विलेटरल ट्रायंगल, कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकती है, यानी कि भैया तीनों साइड बराबर होनी चाहिए, बाय जॉइनिंग एनी 3 वर्टिसेस ऑफ ए क्यूब। अच्छा देखो, अगर मैं इन दोनों वर्टिसेस को मिला दूं, अगर मैं कोशिश करूं इन दोनों वर्टिसेस को मिलाकर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने की, एक और तीसरा वर्टेक्स पकड़ूं, तो ट्रायंगल की इस साइड की लंबाई हो गई क्यूब की जो भी साइड है। अब अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो दो साइड तो हो जाएंगी अच्छे वाली, जिनकी साइड है 1 यूनिट, लेकिन ये डायगोनल हो जाएगा तो इक्विलेटरल तो नहीं बनेगी। अच्छा जी, अगर मैं तीसरा वर्टेक्स इसे पकड़ लूं तो सेम प्रॉब्लम। क्या सेम प्रॉब्लम? की दो साइड तो बराबर हो गई, तीसरी बराबर नहीं हो रही। कैसे करें, कैसे करें? आप कितनी भी कोशिश कर लो, जो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओगे वो आप ऐसे नहीं बना पाओगे कि जिसकी लंबाई जो है क्यूब की साइड के बराबर हो। तो सर क्या करेंगे, सोचो। अगर मैं इस वर्टिसिस को पकड़ूं और इस वर्टिसिस, इस वर्टेक्स को, इस शीर्ष को पकड़ूं, तो इन दो को पकड़ूं तो यहां पर लंबाई हो जाएगी जो भी बेस में जो फेस है, जो बेस का जो फलक है उसके डायगोनल जितनी। तो अब मुझे कोई ऐसा वर्टेक्स पकड़ना पड़ेगा ताकि ट्रायंगल बने जिसकी साइड की लंबाई एक डायगोनल जितनी हो। अब अगर मैं इसको पकड़ लूं तो मजा आ गया। ये तो कैसे, देखो कैसे मजा आ गया भाई। ये क्या है, ये एक फेस का डायगोनल है, ये भी एक फेस का डायगोनल है, ये भी एक फेस का डायगोनल है। अच्छा जी, और अगर मैं इसको पकड़ लेता तो भी मजा आ जाता, वही सेम कहानी होती। ये भी एक फेस का डायगोनल है, ये भी डायगोनल है एक फेस का, इस तरफ जो फेस है, और ये भी डायगोनल है जो पीछे की तरफ जो फेस है उसका, है ना? तो हो क्या रहा है, अब मैं एक और काम कर सकता हूं। मैंने एक फेस का डायगोनल पकड़ा था, मैं दूसरे वाला डायगोनल पकड़ सकता हूं इसी फेस का। अब मैं इनके साथ या तो इसको ले लूं तो भी एक ट्रायंगल बन जाएगी, या फिर मैं इसको ले लूं तो भी एक ट्रायंगल बन जाएगी। एक ट्रायंगल ऐसे ही बना सकता हूं मैं, ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल, इक्विलेटरल बनेगी, एक उसके साथ भी बना सकता हूं। ठीक है सर, तो मुझे एक बात बताओ सर, फिर आपने नीचे वाला डायगोनल लिया था, अब यहाँ वाला ले सकते हो, यहाँ वाला ले सकते हो, काफी कॉम्प्लिकेट हो गया ना?
काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गया, हम सारी ट्रायंगल बना नहीं पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, तंग हो जाएंगे। तो देखो, जब मैंने, ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने इस नीचे वाले फेस को पकड़ा तो कितनी ट्रायंगल बनी? इस डायगोनल के साथ बन गई 2, दूसरे डायगोनल के साथ भी बन जाएंगी 2। तो एक फेस पर मैं 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना पाया। तो टोटल कितने फेस हैं? टोटल 6 फेसिस हैं। तो मैं कितनी ट्रायंगल बना पाऊंगा? मैं बना पाऊंगा 4 × 6 ट्रायंगल्स। बट हर एक ट्रायंगल 3 बार काउंट हुई है। क्यों सर? क्योंकि जब मैंने ट्रायंगल बनानी शुरू करी, इसको मैंने माना, फिर मैंने बोला कि ये ट्रायंगल बन गई। अब इसी ट्रायंगल को मैं यहां से भी काउंट करूंगा। जब मैं इस फेस का डायगोनल लूंगा फिर देखूंगा कि ये बन गई, और इस साइड को, इस फेस का जब मैं डायगोनल लूंगा तो तभी भी ये काउंट हो जाएगी। तो अगर आप इस तरीके से काउंट करोगे तो हर एक ट्रायंगल तीनों तरफ से काउंट हो जाएगी। उसकी 3 साइड है ना, एक बार इस साइड से लेकर, एक बार इस साइड से, एक बार इस साइड से, तो मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। एवरी ट्रायंगल इज काउंटेड थ्राइस, 3 बार काउंट हो गई। इसीलिए मैंने क्या किया, ये जो 24 ट्रायंगल आपको नजर आ रही हैं वो 24 नहीं है, हर एक को 3 बार काउंट करके 3 × 8 = 24, 8 ट्रायंगल बनेंगे। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, कोई आम क्वेश्चन तो है नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा ये बहुत भयंकर डिफिकल्ट है, मैं बोल रहा हूँ आम नहीं है, तो डरना नहीं है इससे। आम नहीं है, तरबूज है ये। ठीक है, ठीक है भाई। तो दैट्स ऑल, यहाँ पर अपना मेंसुरेशन 3D जो है वो समाप्त होता है। मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।